शौचालय में उकड़ू बैठे एक युवक को एक भयानक चीज मिली। प्रलय के 10 साल बाद इंसान प्रकट हुए थे। वह जानता था कि अगर उन्हें उसका पता चल गया तो वे उसे बिना कोई निशान छोड़े खा जाएंगे। इसलिए अपना बैग साफ किए बिना वह बेपरवाही से घर की ओर दौड़ा। पहले उसने घर को टहनियों से छिपाया, फिर दरारों से झांका और नरभक्षियों को चुपचाप आते देखा। सौभाग्य से उसके बुद्धिमान पिता शांत रहे, जल्दी से दवा और खाना इकट्ठा किया और अपने बेटे और बहू के साथ पिछले दरवाजे से भाग निकले। उसकी बहू घायल थी और हिलडुल नहीं पा रही थी, और अगर उन्होंने नरभक्षियों से जल्दबाजी में मुकाबला नहीं किया होता तो तीनों की जान जा सकती थी। इसलिए उसके पिता ने शौचालय खोला और उन दोनों को अंदर छिपने दिया। उनके पास उनसे सीधे भिड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने जल्दी से तीनों को हरा दिया। जब उन्हें लगा कि उसके पास मौका है तो वह अचानक पकड़ा गया और फिर उसे चाकू मारने का मौका मिल गया। दंपत्ति असहाय होकर अपने पिता को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखते रहे, कुछ कर पाने में असमर्थ। नरभक्षियों द्वारा घर लूटने और उनके पिता के शव को लेकर जाने के बाद उनके नेता बिग बियर्ड ने अचानक उस गड्ढे में कीचड़ का निशान देखा जहां दंपत्ति छिपे थे। जैसे ही वह उसे जांच के लिए खोलने ही वाला था, अपनी जान बचाने के लिए बेचैन जियाओ शुआई ने पूरी ताकत से उसे खींच लिया। बिग बियर्ड का तीर नहीं चल रहा था, इसलिए उसने छेद से झांका और उसे तुरंत एक खट्टी ताजा गंध का एहसास हुआ। इस बात ने आखिरकार बिग बियर्ड को अपनी सतर्कता कम करने और वहां से चले जाने के लिए राजी कर लिया। काफी देर बाद सही सलामत जियाओ शुआई केबिन में लौटा और जमीन पर तबाही का मंजर देखा। न सिर्फ उसके पिता हमेशा के लिए चले गए थे, बल्कि उसकी प्रेमिका की चोटें भी बढ़ती जा रही थीं और नरभक्षियों ने उसके इलाज के लिए जरूरी दवा भी चुरा ली थी। जियाओ शुआई जानता था कि उसकी प्रेमिका इसके बिना एक हफ्ता भी जिंदा नहीं रह पाएगी। परिवार का इकलौता कमाने वाला होने के नाते उसे दवा वापस पाने का कोई रास्ता ढूंढना था। समय तेजी से बीत रहा था, इसलिए उसने जल्दी से घर की मरम्मत की, अपने पिता की तस्वीर साथ ले ली और अपनी प्रेमिका को सुलाकर नरभक्षियों के निशान पर चल पड़ा। अनगिनत पहाड़ चढ़ने के बाद जियाओ शुआई को ठंड और भूख लगने लगी और धीरे धीरे थक कर वह बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने अचानक पास में एक छोटे लड़के को भटकते हुए देखा। जियाओ शुआई उस लड़के का पीछा करते हुए एक घर तक पहुंचा। बचने की उसकी सहज प्रवृत्ति ने उसे दरवाजा जोर से लात मारने के लिए प्रेरित किया और बिना कुछ कहे उसने बूढ़े व्यक्ति की सूती जैकेट उतार दी, परिवार की सूती जैकेट और जूते पहन लिए और वहां से चला गया। हालांकि उसे थोड़ा पछतावा हुआ, लेकिन अपनी प्रेमिका की दवा लेने से पहले ठंड से मरने से बचने के लिए उसने ऐसा करना जरूरी समझा। जियाओ शुआई निशान पर तब तक चलता रहा जब तक उसे एक ऐसी आग नहीं मिल गई जिससे अभी भी धुआं निकल रहा था। अंदर की हड्डियों को देखकर जियाओ शुआई को एहसास हुआ कि वे उसके पिता की हैं। अपनी प्यास बुझाने की बहुत कोशिश करने के बावजूद उसे उल्टी हो गई। एक पल की राहत के बाद जियाओ शुआई ने अपने पिता के अवशेषों को दफना दिया। फिर नरभक्षियों का बेहतर पता लगाने के लिए वह एक पेड़ की चोटी पर चढ़ गया और ऊपर झांका और अचानक उसे निशान दिखाई दिया। जैसे ही वह नीचे उतरने वाला था, उसकी एक सीढ़ी चूक गई और वह जमीन पर गिर पड़ा। जियाओ शुआई की मुसीबतें अलग थीं। शोर ने भयानक जंगली कुत्तों को आकर्षित कर लिया था। जैसे जैसे उनके भौंकने की आवाज नजदीक आती गई, जियाओ शुआई को एहसास हुआ कि बचना नामुमकिन है, इसलिए उसने जल्दी से अपनी बची हुई आग सुलगाई। आखिरकार कुत्तों के आने से पहले वह आग जलाने में कामयाब रहा। कुत्तों से रात भर जूझने के बाद आखिरकार भोर में उनके जाने के बाद उसने फिर से कदम बढ़ाने की हिम्मत की। जियाओ शुआई अपने रास्ते पर चलता रहा। थोड़ी देर चलने के बाद उसे अचानक एक तंबू दिखाई दिया। यह देखने के लिए कि अंदर कोई है या नहीं, उसने एक पत्थर उठाया और उस पर फेंक दिया। एक लंबे विराम के बाद उसने हिम्मत करके अंदर जाकर देखा कि मालिक मर चुका था। जियाओ शुआई अपने रास्ते पर चलता रहा। जैसे ही वे एक नाले के पास से गुजरे, पानी लाल हो गया। चुपचाप ऊपर की ओर देखते हुए उसने नरभक्षियों को अपने चाकू धोते हुए देखा। यह मानकर कि नरभक्षियों का घर पास ही होगा, जियाओ शुआई चुपचाप उनके पीछे चल पड़ा। जैसी कि उम्मीद थी, पास ही एक आरवी नरभक्षियों का अड्डा था। जियाओ शुआई ने महिला को खाना बनाते देखा, लेकिन कोई और सदस्य नहीं दिखा। महिला की थोड़ी देर की अनुपस्थिति का फायदा उठाते हुए जियाओ शुआई तेजी से उसके बैग में दवा ढूंढने के लिए आगे बढ़ा। हालांकि महिला की आवाज सुनकर वह चौंक गया और उसने कुल्हाड़ी से एक घातक वार किया, जिसे जियाओ शुआई ने चकमा दे दिया। दोनों पक्षों में हाथापाई शुरू हो गई और हर कोई अपनी हिफाजत ढीली करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि यह एक जानलेवा स्थिति थी। जियाओ शुआई ने मौके का फायदा उठाते हुए महिला को एक ही पत्थर से मार गिराया। फिर उसने जल्दी से आरवी में दवा ढूंढी। असफल खोज के बाद उसने खिड़की से झांका
और एक भयानक दृश्य देखा। बाकी नरभक्षी शिकार से लौट आए थे। वह किसी से मुकाबला नहीं कर पा रहा था, इसलिए उन्हें कोई सुराग न मिल सके। इसके लिए उसने जल्दी से शरीर से खून पोंछा और फिर पास के एक गड्ढे में छिप गया और शरीर को घसीटता हुआ ले गया। ज्याओ शुआई ने उन्हें एक लड़के को बांधकर वापस लाते हुए देखा। वह जानता था कि यह लड़का वही है जिसे उसने सूती जैकेट वाले परिवार से लूटा था। ज्याओ शुआई को पता था कि बच्चे को जल्द ही खा लिया जाएगा। उसने गौर से देखा और पाया कि दाढ़ी वाले आदमी ने एक सूटकेस में दवा रखी थी। संयोग से यह उसका एक साथी था जो शौच के लिए बाहर गया था और सौभाग्य से उसने पास में छिपे ज्याओ शुआई को नहीं देखा। लेकिन जब वह लौटा तो उसे ज्याओ शुआई द्वारा छोड़ी गई कुल्हाड़ी मिल गई। वह तुरंत खबर देने वापस गया। आदिवासियों को तुरंत एहसास हुआ कि उनके साथी के साथ कोई दुर्घटना हो सकती है और वे उसे ढूंढने के लिए इधर उधर भाग गए। पकड़े जाने से बचने के लिए ज्याओ शुआई ने जल्दी से महिला के शरीर को सूखे पत्तों से ढक दिया और फिर धीरे धीरे जमीन पर आगे बढ़ा। अपनी स्थिति उजागर न हो इसके लिए वह एक गहरे गड्ढे में कूद गया और उसने चारों ओर लाशें देखीं। यह नरभक्षियों का कचरा गड्ढा निकला। इस समय उसने तीखी गंध को नजरअंदाज किया और धीरे धीरे ऊपर चढ़ा तो देखा कि आरवी के सामने केवल एक घायल आदिवासी था। अच्छी खबर यह थी कि वह आदमी पलटा और आराम करने के लिए आरवी में चला गया। ज्यों शुआई ने लड़के को रस्सी खोलने में मदद करने का अवसर देखा। लड़के को नहीं पता था कि ज्यों शुआई उनका साथी है या नहीं, इसलिए वह जोर से चिल्लाया और आखिरकार ज्यों शुआई ने रस्सी काट दी और लड़के को आजाद कर दिया। आदिवासी लड़के का पीछा करने लगे। ज्यों शुआई दवा से भरे सूटकेस को खोलने के लिए जल्दी से आगे बढ़ा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि सूटकेस बंद होगा। इसलिए उसने ताले को जोर से लात मारी, लेकिन वह उसे नहीं खोल सका। पलटकर उसने पाया कि नरभक्षी दल के सदस्य वापस आ गए थे। यह देखकर कि वे सूटकेस नहीं उठा सकते, वह हताश होकर आरवी के नीचे रेंग गया। तथाकथित सबसे खतरनाक जगह सबसे खतरनाक होती है। जब आदिवासी वापस आए तो उन्होंने पाया कि न केवल लड़का भाग गया था, बल्कि दाढ़ी वाले व्यक्ति को उस सूटकेस का पिछला हिस्सा भी मिल गया था जिसे लात मारी गई थी। इस समय उसे ज्यों शुआई को खोजने के लिए बस अपना सिर नीचे करना था। इस समय ज्यों शुआई बेहद घबराया हुआ था, लेकिन इस समय आदिवासियों ने दाढ़ी वाले व्यक्ति को बाहर बुलाया। पता चला कि उन्हें महिला का शव मिल गया था। रात में नरभक्षियों ने अपने साथियों के लिए एक रिपोर्ट तैयार की और फिर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। इस समय ज्याओ शुआई ने ध्यान से देखा कि सूटकेस की चाबी दाढ़ी वाले आदमी के गले में थी। दाढ़ी वाले आदमी ने अपने साथियों को मरते हुए देखा और अपने मुंह में फंसे शिकार को छोड़ने से इनकार कर दिया। उसका गुस्सा चरम पर पहुंच गया। ज्याओ शुआई ने कार के नीचे एक बेहद मुश्किल रात बिताई। वह जानता था कि वह कार के नीचे हमेशा रक्षात्मक रहता है। उसने अपने पास मौजूद माचिस निकाली और अचानक एक अजीबोगरीब योजना के बारे में सोचा। वह जानता था कि नरभक्षी कार में आराम कर रहे हैं। उसे सूटकेस की चाबी निकालकर उसे ले जाना था। उसकी प्रेमिका के लिए समय कम होता जा रहा था। हिम्मत जुटाकर ज्याओ शुआई ने सावधानी से आरवी खोला। दरवाजा बंद करने के बाद कमरा बिल्कुल अंधेरा था। उसने एक माचिस जलाई और मंद रोशनी में चाबी की रस्सी को सावधानी से उठाया और उसे काटने के लिए तैयार हो गया। इस समय कोई भी आवाज दाढ़ी वाले आदमी को जगा देती और ज्याओ शुआई को यकीन था कि वह मर जाएगा। आखिरकार ज्याओ शुआई को बिना किसी खतरे के चाबी मिल गई। वह बाहर गया और चाबी से सूटकेस खोला। आखिरकार उसे अपनी प्रेमिका को बचाने वाली दवा मिल गई। जाने से पहले नरभक्षियों को रोकने के लिए उसने आरवी को बाहर से ताला लगाकर बंद कर दिया और फिर लापरवाही से घर भाग गया। शायद अपनी अत्यधिक घबराहट के कारण उसने गलती से अलार्म की घंटी बजा दी, जिससे सो रहा दाढ़ी वाला आदमी अचानक जाग गया। कारवां का दरवाजा कुछ ही झटकों में खुल गया। ज्याओ शुआई ने इस पल में संकोच करने की हिम्मत नहीं की। वह 2 कदम चलकर घर भागा। उसकी चाबी उसकी नाक के नीचे गिर गई। दाढ़ी वाला आदमी गुस्से में था और ज्याओ शुआई को पकड़ने के लिए दृढ़ था। नरभक्षी उसका लगातार पीछा कर रहे थे। हालांकि ज्याओ शुआई कुछ मिनट पहले ही भाग गया था, लेकिन नरभक्षियों की मार्चिंग गति वाकई अद्भुत थी। यह देखकर कि दोनों पक्ष कुछ ही कदम की दूरी पर थे, ज्याओ शुआई फिसल गया और महत्वपूर्ण क्षण में खड्ड में गिर गया, जिससे उसके और नरभक्षियों के बीच कुछ दूरी हो गई। ज्याओ शुआई वापस भागा। जब वह छोटे लड़के के घर के पास से गुजरा तो उसने उसे देखना चाहा। नतीजतन उसे एक भयानक दृश्य दिखा। जमीन जंगली कुत्तों द्वारा छोड़े गए तिलचट्टों से भरी थी और घर में बूढ़े व्यक्ति का अधूरा शरीर पड़ा था। ज्याओ शुआई तुरंत अपराधबोध और आत्मदोष से भर गया। यह सब उसी की वजह से हुआ जिसने इस परिवार का दरवाजा तोड़ दिया और अप्रत्यक्ष रूप से बूढ़े व्यक्ति की मौत का कारण बना। ज्याओ शुआई का मन इस समय आत्मदोष से भरा था। बिना यह देखे कि नरभक्षी पहले से ही उसके पीछे थे,
ज्याओ शुआई उम्मीद के मुताबिक फंस गया। जब वह कोमा से उठा तो उसने खुद को जाल के जाल में फंसा पाया। जल्द ही उसे अपने पिता जैसा ही हश्र झेलना पड़ा। जादुई वेशभूषा में नरभक्षियों को जीवित देखकर ज्याओ शुआई ने अपने सामने बिल्ली के बच्चे को देखा और खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन दाढ़ी वाले आदमी ने उसे लात मारकर भगा दिया। दाढ़ी वाला आदमी बेवकूफ बनकर ज्याओ शुआई को फिर से भागने नहीं देगा। फिर उसने ज्याओ शुआई के सामने अपमानजनक ढंग से अपने पिता की एक तस्वीर जला दी। हताशा में ज्याओ शुआई अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। जब उसने पास ही एक सीटी गिरी देखी तो उसे एक उपाय सूझा। उसने सीटी बजाने के लिए अपनी आखिरी ताकत लगा दी और सीटी की आवाज तुरंत पूरी घाटी में फैल गई। तभी उसने जंगली कुत्तों के झुंड को पूर्व और पश्चिम की ओर बेतहाशा उड़ते सुना। निश्चित रूप से यह चाल काम कर गई। नरभक्षियों ने जंगली कुत्तों की ताकत देख ली थी और उन्हें उसे पीछे छोड़कर जल्दी से वहां से भागना पड़ा। अब ज्याओ शुआई को जंगली कुत्तों के आने से पहले